जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे अपनी ओवरऑल लुक की। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि अक्सर क्या बल्कि हम सब भी कोशिश करते हैं कि हमारा चेहरा अच्छे से अच्छे दिखे। हम बिल्कुल केयर नहीं कर रहे होते कि हमारे नेल्स कैसे होंगे, हमारे पाँव किस तरह के लग रहे हैं या हमारी नेक कैसी है या हमें किस तरह से इसकी केयर करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने चेहरे पर तवज्जो देते हैं उसको ग्लो करने के लिए, उसकी स्किन को निखारने के लिए, रंग गोरा करने के लिए। मगर बात यहाँ तक महदूद नहीं होती बल्कि हमारे नाखून, जेल, बाल एवरीथिंग हमारी सेहत की अक्कासी करते हैं। आजकल कमज़ोर नाखून, फंगल इन्फेक्शन, फिर उससे ही बढ़कर हम जब बात करते हैं यंगस्टर्स की तो कील मुहासे की बात हो रही होती है, एक्जिमा, बालों का ख़राब होना और बार बार सिर्फ यही नहीं कि एज के साथ अगर आपके ग्रे हेयर्स आ गए तो आप कलर करा रहे हैं या स्ट्रिक्स करा रहे हैं। हमने देखा है कि अब जो है हर एज में हर एज ग्रुप के लोग जो है उनका दिल चाहता है अपने बालों को जो है मुख्तलिफ कलर के कराएं, स्टिकिंग करें और बहुत सारी हेयर ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है एंगेज हो गए इन चीज़ों में कि उनकी ये चीज़ें जो है उनकी सेहत की फिर अक्कासी किस तरह करती हैं। जब वो ख़राब होती हैं तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर यही सवाल हम करने के लिए बुलाते हैं डॉक्टर काशिफ मलिक को कि इसके जवाबात दें, क्योंकि आपको पता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, वो आके हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं कि हमें किस तरह ख्याल रखना है, खाली अपने चेहरे का ही नहीं, ओवरऑल हमें अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया इस चीज़ अच्छा, का, बिकॉज थैंक ये यू। बात बिल्कुल सही है। लोग हमेशा कहते हैं आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। तो मैं ये बता दूं कि लोग सिर्फ चेहरा नहीं देखते, आपके हाथ, पैर, गर्दन, नाखून, आपके शूज़, एक आपको ना किसी भी चीज़ पे आपका इंप्रेशन पड़ सकता है। आई जी, थिंक नेल्स का एक बहुत बड़ा हाथ है आपकी पर्सनालिटी में। अगर नेल्स गंदे हों, नेल्स अगर टूटे हुए हों, ब्राउन आप कलर के कितना ही हों, तैयार हुए हुए हो, जितना अगर नेल्स तैयार अच्छे हूँ, नहीं। आपके नेल्स अच्छे नहीं हैं, स्पेशली फॉर मेन, क्योंकि स्पेशली जो मेन स्मोक करते हैं या जो कोई गुटखा मावा छाली, उनके नेल्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो नेल्स का आपने बहुत अच्छा बताया और इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो नेल्स का मैंने बड़ा आसान सा आपके लिए बता दिया। मैंने डिफरेंट डिफरेंट नेल्स की तस्वीरें भी बनाई हैं। मैंने बताया कि नेल्स के अंदर कभी कभी पिट होते हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं, समझे कि गड्ढे होते हैं, वो सोराइसिस को शो करता है। वो येलो रंग के नेल्स होते हैं। एक होता है जो कि बिल्कुल पतले पतले होते हैं, टूटते रहते हैं, उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, जो कि आयरन की कमी से होता है। जी, उसके अंदर जो नेल्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे तरह से भी जैसे कागजी नेल हो जाते हैं, जी, ठीक है। ऑनिकोग्राफोसिस होते हैं, इसके अंदर नेल्स बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं और बहुत ही अजीब और बदनुमा लगते हैं। साथ साथ इन ग्रोइंग टू नेल, ये मेरे पास बहुत आता है। आपका नेल जो होता है आपके पैर के गोश्त के अंदर जा रहा होता है, उससे बहुत पेन होता है, उसको भी सही ट्रीट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेल फंगस, ये एक है जो कि नेल आपका थिक हो जाता है, उसके अंदर येलो कलर आ जाता है और साइड से ये ख़राब होने लगता है, जिसको हमने बिल्कुल सही कहा कि आपने कि हम इसको बहुत इग्नोर कर जी। देते हैं। अब यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। जी हम जो कॉमनली जानते हैं वो ये जी जानते हैं कि हमारे जो नेल्स होते हैं अक्सर जी उस पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, जी तो जी। उसको हमारे जो बड़े वो कहते हैं कैल्शियम की कमी नहीं है। नहीं नहीं तो नहीं, अभी वो आपसे सबसे मिस्टेक पहले है जानना जी। है, कॉमन यही है कि सफ़ेद धब्बे पड़ जाते जी हैं, उसके बाद जी फिर आपने जो चीज़ें बताई जी, हैं वाकई ये सब कुछ भी ये होता सब है। होता है तो हम बिल्कुल। ये जानना चाहेंगे इसकी क्या वजूहत होती हैं? देखिए, एक तो वाली बात है, सबसे पहले तो मैं आऊँगा नेल फंगस, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास आता है नेल फंगस के ऊपर। नेल के फंगस के ऊपर आप देख लीजिए, इसके अंदर येलो कलर का होता है, नेल डिस्कलरेशन। ऐसे है, इसको ऑल्सो कॉल्ड ओनिकोमाइकोसिस, ठीक है। एक चीज़ होती है कि टो नेल में ज़्यादा होते हैं, पैर के नेल्स में ज़्यादा फंगस होता है, क्योंकि जी, वो ज़्यादा क्लोज रहता है, उसके अंदर प्रॉब्लम रहती है। लो इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है, ठीक है। राइट, फंगस ऑफ द नेल इज़ मोर कॉमन इन द हैंड्स एंड इन फीट ऑफ द बॉडी, क्योंकि नेल्स आपके जो होते हैं आपकी सेहत की अक्कासी करते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। सबसे बुरी बात ये होती है कि इसके अंदर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ होती है। ज़्यादातर मेरे पास नेल फंगस आता है, मैं सबकी डायबिटीज़ का HbA1c टेस्ट कराता हूँ और वो या तो प्री डायबिटिक होते हैं या डायबिटिक होते हैं, ठीक है ना। नेल्स के अंदर थिक हो जाते हैं। एक चीज़ हो जाती है ज़रूर कि इसके अंदर आपका जो लुक होता है नेल का, वो ख़राब हो जाता है। और सबसे बुरी बात ये होती है कि नेल्स के अंदर एक बहुत थिक हो जाते हैं और साइड से हो जाते हैं, जैसे मैंने पिक्चर बनाई हुई है, बिल्कुल साइड से ब्राउन ब्राउन होकर जैसे सड़ा होता है नेल, वैसा हो जाता है। अच्छा, इसमें एक जो बुरी बात कह लें, आपको पता नहीं चलता, आपको ना पेन होता है ना दर्द होता है, स्पेशली पैर में, क्योंकि पैर के अंदर हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब लोग देख रहे होते हैं तो हो ब्राउन हो गया, छोड़ो उसको, छोड़ दें। फीमेल्स तो नेल पॉलिश लगा के भूल जाती हैं, अब वो अंदर अंदर ख़राब हो रहा होता है। आम जबान में समझे कि नेल आपका सड़ रहा तो होता फिर है, उसका ठीक है हल ना। क्या होता है डॉक्टर उसका साहब? हल ये है कि सबसे पहले तो मैं उसको मॉर्फोलॉजिकली डायग्नोस करते हैं। इसका एक स्क्रैप करके हम चेक करते हैं कि फंगस है कि नहीं है।
फंगस होता है तो फिर इनके कुछ ब्लड टेस्ट करा के एंटी फंगल दवाइयाँ देते हैं, ओरल मेडिकेशन। लोकल का इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये कि लोकल में पेशेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए भी देता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि अक्सर नेल बहुत सख्त हो जाता है, तो इमोलियंट या कोई ऐसी चीज़ देते हैं जिससे नेल थोड़ा सा नरम हो जाए। अच्छा, एक जो सबसे पेनफुल चीज़ होती है कि आपका पैर का नाखून स्पेशली आपके गोश्त के अंदर जा रहा होता है, उससे पेशेंट्स बहुत तकलीफ के साथ आते हैं, पेरोनाइकिया होता है, नेल का उसको क्या इन्फेक्शन हो रिमूव जाता है। करवा देना चाहिए उसको फौरी? मैं रिमूव नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है मैंने जितने केसेस देखे, रिमूव करने के बाद वैसे ही नेल आ जाता है। ठीक है, तो मैं उसका एक तरीका मैंने स्टार्ट किया कि हर एक डॉक्टर का अपने को होता है, मैं उसकी साइड्स पे एक लगवाता हूँ लिग्नोकेन, जो कि एक एनेस्थेटिक है, लोशन है जो कि उस जगह को सुन कर देता है। फिर मैं पेशेंट को कहता हूँ कि उसके कोने जो है आप थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्वेलिंग वगैरह दवाई दे के ट्रिम कि कर वो देते हैं ट्रिम उसे। करके थ्रू बाय द नेल कटर वो काटे, उससे जो कोने होते हैं वो जा रहे होते हैं अंदर। तो ये पेशेंट खुद भी कर सकते हैं, उनको मैं सिखाता भी हूँ किस तरह से करना है। नेल क्लिपिंग जिसे हम कहते हैं, नेल फंगस में भी हम नेल नहीं निकालते हैं, उसके अंदर ये होता है कि हम नेल का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हल्के हल्के जो आपका नेल निकल रहा होता है नीचे से, जो आपके रूट से, तो वो सही आ रहा होता है। ठीक है डॉक्टर ठीक है, साहब, इतने सारे मसले मसाइल ख़ास तौर से पाँव के नाखूनों के साथ जी ज़्यादा जी होता है बहुत ये। होता है। आप ये बताइए कि इनकी हम किस तरह केयर करें ताकि इस तरह के यस मसाइल ना हो हमें, और अगर हो गए हैं तो उसके बाद की केयर भी। पहले आप ये बताइए कि ना हो। जी, देखिए पहले तो आपको अपना शुगर और ब्लड प्रेशर सही रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका शुगर, क्योंकि ये होता है जो कि हम पैर के नाखून को बहुत इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको रोज़ अपने पैर के नाखून चेक करने, एक आईना रख के पैर के नीचे भी चेक करना है कि पैर के नीचे कोई फॉलिकुलाइटिस, कोई दाना तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो बहुत देर में ठीक होता है। ठीक है, तो रोज़ ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि पैर का मुआयना रोज़ करना है, उसको एक छोटा सा शीशा रख के पैर के नीचे देखना है। ठीक है, स्पेशली जिन लोगों को अनीमिया होता है, जिनके खून की कमी होती है, खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको बताया, यूँ आप लेके कंजंक्टिवा आप नीचे करिए तो आपका जो नीचे का जो ये कंजंक्टिवा है ये पिंकिश रेड होना चाहिए। मैंने बहुत पेल और वाइट देखे, स्पेशली गर्ल्स में बहुत कॉमन है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारे लोग सही से डाइट नहीं लेते, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध, ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट है आपके हीमोग्लोबिन के लिए। गोश्त बहुत लोग नहीं खाते हैं, उनको बदबू आती है, पता नहीं क्या मसला है कि बीफ मटन नहीं खाते। ठीक है, महंगाई है, अगर कोई बात नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते तो लोबिया खाइए, साग बहुत अच्छा है, कलेजी बहुत अच्छी है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको आपका हीमोग्लोबिन, क्योंकि हम बेसिकली बने हैं फौलाद के, जी। वी आर मेड अप ऑफ फॉलिक एसिड। व्हेन एवर द वुमेन गेट्स कंसीव करती हैं, प्रेगनेंट होती है, पहले फॉलिक एसिड देते हैं। तो हम फॉलिक एसिड हमारा बेसिक चीज़ है जो कि हमारे, अब लोग अक्सर कहते हैं जी ये दवाइयाँ केमिकल तो ख़राब नहीं करेगा। देखिए, हम इंसान केमिकल के बने हुए हैं, हमारे अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हम बने हुए हैं, तो हम पे केमिकल ही वर्क करते हैं। यस, हमें ये बोलना चाहिए कि मुज़िर केमिकल्स ना हो। इस चीज़ का ख्याल बहुत करना पड़ता है, मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं तो काफ़ी हद तक कॉशियस हूँ, डरपोक डॉक्टर हूँ इस मामले में, कि मैं कहता हूँ कि बेशक लेट हो जाए ट्रीटमेंट, बिकॉज पैर के नाखून और हाथ के नाखून का मैं कम से कम पेश करता हूँ 3 से 6 महीने, कभी कभी 1 साल तक भी लग जाता है। ठीक है, लेकिन उसको एहतियात ये करनी है कि सबसे पहले तो ये कि पैर को बहुत ज़्यादा आपको गंदा नहीं रखना, हाइजीन रखनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, पैर के नाखून को सुखाए रखें, वज़ू करें, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं जो कि कपड़े धोती में पैर में आ रहा है पानी, या बहुत देर तक जो लोग नहाते हैं, तो सबसे पहले पैर के नाखून को और पैर को सुखा लें। ठीक है, सही। जितना सूखे रहेंगे पैर और हाथ के नाखून सूखे रहेंगे, उतना ही कम फंगस लगने का खतरा है। तीसरी बात ये, आपके इंटरनल इश्यूज क्या क्या हैं। ठीक है, ज़रा सा आपको नेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है फ़ौरन दिखाइए। अक्सर लोग कहते हैं हो कुछ नहीं है, बस को मैं ठीक कर उसे दूंगा, क्लीन साइड से कर काट खुद ही देते, कर क्लीन लेते कर हैं। देते, खुद ही कर देते हैं, तो वो ठीक है, एक हद तक वो सही है, लेकिन जब आगे होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, नेल्स आपकी हेल्थ बताते हैं, लेकिन नेल्स अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, खूबसूरती से बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब वो उनकी हेल्थ अच्छी है। सही। ये भी पेशेंट होते हैं कि नेल ही नहीं बढ़ रहे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे जानना जी चाह रही हूँ नेल्स की केयर के हवाले से। जी हम नेल जो हैं अक्सर लोग कट नहीं करते, वो उससे करते हैं, फाइलर से जी नेल्स की जो है जी शेप बना लेते हैं, जी, वो कहते हैं कट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेल्स को अगर आपने उसकी केयर करनी है, क्योंकि नेल्स तो बढ़ते रहते हैं, कुदरती चीज़ है, एग्जैक्टली जी। तो वीक में या मंथ में कितनी बार जो है आपको नेल कट देखिए, करने इट ऑल चाहिए, ट्रिम डिपेंड्स करने ऑन, चाहिए, हाँ बिल्कुल आप ताकि सही कह आप। रही हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ग्रोथ। प्रॉब्ली वंस अ वीक इज़ अ गुड आइडिया। आप नेल, जैसे संडे संडे आपका टाइम होता है, लोग छुट्टी होती है, तो उस दिन अपने नेल्स का थोड़ा सा ख्याल रखें, अच्छी तरह से करें। दूसरी बात, आजकल जो एक्रिलिक नेल्स आ गए हैं, जो आर्टिफिशियल नेल्स आ गए हैं, उसमें भी बड़े मसले आ रहे हैं क्योंकि फंगस होता है। तो आप जो भी पहले देखें, जो भी आप अपना ट्रीटमेंट फीमेल्स जो कर रही हैं, नेल्स के नकली नेल्स लगा रही हैं जो, तो पहले अपने नेल्स की कंडीशन खुद चेक करें। उनको दिख रहा है कि बिल्कुल सही हैं, पिंकिश कलर के हैं,
कोई ऐसे साइड्स पे कोई इसके कोई ऐसी लाइंस नहीं है या कोई ऐसी छिलके नहीं निकल रहे, दर्द नहीं है नेल में, तो फिर तो लगा फिर सकते लगाएं। हैं, वरना फिर अगर ज़रा सा ही मसला है तो वो और बढ़ जाएगा। परमानेंट लगवा लेते हैं लोग, ये भी तो है। नो उसके बाद तो कमेंट फिर ऑन आपके तो दैट, नेल नहीं रहते दैट नहीं। नेल अच्छा, आपका नेल रहता है। बाइटिंग की बहुत आदत होती यस, है। नेल बाइटिंग का एक बहुत बड़ा इशू है जो बचपन से होता है बच्चों में, उसकी वजह से चूंकि हम नेल्स के अंदर जो आपने देखा होगा जो अब कभी कभी काले हो जाते हैं, हमारा अल्लाह ताला का निज़ाम ये कि सारा जो कचरा है वो अंदर नेल के अंदर बढ़ जाता है और फिर हम काटते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। अब वो क्या होता है, बच्चे खास तौर पे या बड़े भी होते हैं, बड़ों वो की भी नेल आदत बाइट होती कर है। रहे होते हैं जी, नेल बाइट कर रहे हो तो उसकी वजह से वो कचरा सारा पेट में जा रहा होता है, पेट में कीड़े बन रहे होते हैं, उसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आपका वेट लॉस हो रहा होता है, चिड़चिड़ाहट होती है। इसका तरीका ये कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि पहले हमें न्यूट्रिशन देखना है बच्चे का कि भाई उसको क्या न्यूट्रिशन है, क्या कमी है, स्टूल डीआर पहले से करवाएं। अच्छा, नेल्स का ये होता है, नेल्स छोटे छोटे रखें, हमेशा काट के रखें कि अगर वो मुंह में भी ले रहा है तो कोई गंदगी नहीं सही जाए। है। तो बच्चों की आप बात करें ना, तो यस, बड़ों को भी देखा बड़ों है कि का वो भी ये बच्चे है को कहते प्रॉब्लम। हैं अच्छा, हम बड़ों 10 का सो रहे होते हैं प्रॉब्लम तो ये फिर है जी। कॉलर आ गए, पहले कॉल ले लेते हैं, श्योर श्योर। फिर आपसे बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। मैडम कामरान खाउदली बात कर रहा हूँ मैं जी लाहौर से। जी, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, मैंने पूछना है कि मेरी एज तकरीबन 40 साल एज है मेरी, तो बालों को कलर लगा लगा के ना तो तकरीबन बाल मेरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हुए हैं, सही। गिरते हैं बाल। बालों का क्या हो रहा है कलर लगाते कामरान? हैं तो अच्छा, उसमें कलर वीक हो गए। लगाते हैं, उसके उसके ठीक है। लगाने से अच्छा उसके बाद कोई रिएक्शन होता है, रेडनेस, बर्निंग, खारिश वगैरह कुछ होती है कलर लगाने से? जैसे सिकरी सी आ जाती है ना, खुश्की सी आ जाती है सर पे, ये जी चीज़ जी होती है। जी। सही। अच्छा, वो कह रहे हैं वीक हो गए। अच्छा, आपने कॉल की बालों के हवाले से, अभी हम आपके सवाल का जवाब भी देते हैं और अभी हमारा जो सेगमेंट ब्रेक के बाद आएगा उस पर हम हेयर की बात करेंगे, जी तो ज़रूर उसको देखिएगा अभी आप ना। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर काशिफ मलिक हमारे साथ हैं, कॉलर थे इससे पहले, ब्रेक से पहले। हेयर के अंदर वो कहते हैं जी प्रॉब्लम जी ये है उनकी कि थिन हो गए बाल, क्योंकि वो हेयर डाई जो है उसका बिल्कुल। इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखिए, हेयर डाई क्योंकि ज़ाहिर है पहली बात तो ये कि हमें हेयर डाई जितना आप देर में यूज़ करेंगे उतने आपके बाल बेहतर रहेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स वाइट हेयर का बड़ा बिल्कुल प्रॉब्लम ऐसा है, ही है। यंग एज में विटामिन डी का ज़रूर टेस्ट कराइए। फैमिली में है तो हम बहुत हेल्प नहीं कर सकते, विटामिन्स अपने अच्छे रखें। विटामिन्स वो खाएं जिसमें सेलेनियम और जिंक को। अच्छा, अब अगर वाइट बाल हो गया और आपको डाई लगाना ज़रूरी है तो वो डाई लीजिए जिसमें अमोनिया की क्वांटिटी कम हो। अच्छा। एक और चीज़ भी ये होती है कि आप डाई जो होती हैं वो उसके इंस्ट्रक्शन से लगवाएं अच्छी तरह से। अगर आप बाहर लगवा रहे हैं स्पेशली बार्बर के थ्रू, तो आप देखिए कि वो सही तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाल थिन हो गए, बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि हेयर डाई से आपके जो जो लस्टर होता है, आपके जो एक नेचुरल वो है ना कि अल्लाह का दिया जी दूर जी। नूर कभी ना जाए दूर, ये हमेशा कहते हैं, जो होता है वो कम हो जाता है। मैंने रीबॉन्डिंग में भी लोगों का बुरा हाल देखा है, वेला स्ट्रेट में भी देखा जितनी है। आप आप स्ट्रेट जितना कराएंगे, बालों को ट्रीटमेंट चेंज करेंगे, और करवाएंगे, मुझे आज तक बिल्कुल। समझ नहीं आता, मुझे पर्सनली और प्रोफेशनली कर्ली बाल इतने अच्छे लगते हैं, लड़कों में भी लड़कियों में भी, लेकिन पता नहीं लोग क्यों स्ट्रेट जी कराते डॉक्टर हैं। साहब, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात आपने बताई है ना जी, कि अमोनिया की जो है उसमें यस, वो कम क्वांटिटी हो कम हो। क्वांटिटी, अच्छा, तो किस उसको किस कितनी कम हो, किस देखिए, लिहाज से आप उसके कह रहे अंदर हैं? कि अमोनिया ज़रूरी होता है। अक्सर लिखा होता है जगहों पे कि नो अमोनिया, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन आप हेयर डाई में ये देखिए उस कि वक्त तक लेस आपको एक कलर अमोनिया नहीं हो। आता जब तक वो मिक्स जी, ना करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो उसके अंदर जो उनके बाल थिन हुए, प्रॉब्ली इनके और रीजंस हो सकते हैं। एक तो हेयर डाई भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ज़रूरी है, मजबूरी है। इनको अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए, अपने विटामिन्स अच्छे रखने चाहिए। एक जो स्प्रे आता है हेयर स्प्रे, अगर कराची में मुझे आके दिखा दें। हेयर स्प्रे होता है, एक ऑयल होता है ख़ास, और एक शैम्पू होता है जो कि आपके बालों को हेल्प करता है। आदमियों में बालों का गिरना इसलिए कॉमन है बिकॉज आदमियों में टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन आपके बालों को कम करता है, और स्पेशली अगर फैमिली में गंजपन हो, बॉल्डनेस हो, तो ये बढ़ जाता है। थिनिंग हेयर, और उन्होंने थोड़ा सा डैंड्रफ का भी शिकायत की थी, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। डैंड्रफ को हम कर देंगे, उसकी दवाइयाँ आती हैं, ओरल मेडिकेशन भी है, लगाने की सही। भी है, और पूरा लाइफस्टाइल है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलता हूँ, स्पेशली अगर कराची में, तो बाल्टी में पानी निकालें, फिटकरी डाला करें, फिर नहाया करें, क्योंकि कराची में पानी बहुत मिक्स और ख़राब आ रहा है, तो उसकी वजह से बाल ख़राब होते ठीक है डॉक्टर साहब, जहाँ इन्होंने सवाल पूछा वहाँ हैं। पे जी, मुझे भी आपसे सवाल श्योर। करना है। हेयर कलर तो अब जाहिर बात है, अगर आपके ग्रे हेयर हो गए जी, तो आपको लोग करना कराते हैं। ज़रूरी है। जी हेयर कलर कर लिया, लेकिन उसके नुकसानात भी हमें पता है कि जी, अगर बिल्कुल। ज़्यादा करते हैं तो बाल इसी तरह थिन होते हैं और जी, मसले मसाइल होते बिल्कुल। हैं। लेकिन अगर नुकसानात से आपने बचना है तो हेयर कलर करने के बाद कौन सी केयर करनी चाहिए ताकि जो है जी, थोड़ी देर तक वो रहें हेयर बिल्कुल। कलर, और दूसरी ये कि आपके बाल भी डैमेज ना हो? बिल्कुल, एक तो आपको हेयर सीरम्स यूज़ करने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये, आप हेयर कलर आपने यूज़ कर लिया, आपको उसका बेसिक जो है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो आपके बालों के हैं वो बायोटिन है, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा खाने हैं, ठीक है। दूसरा, आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करते रहना है। फिर साथ साथ शैम्पू अप्रोप्रिएट लें।
एक और चीज़ होता है हेयर कलर की भी डिफरेंट कैटेगरी आ गई। अभी मैंने नोट किया बड़े अच्छे हेयर कलरिंग शैम्पू आ गए, तो उसमें 2 आपके फ़ायदे हो जाते हैं। आप शैम्पू भी कर रहे हो, उसमें हेयर कलर भी हो रहा है आपका। और हेयर कलर जो आपकी स्किन के, आपके बालों के, आपकी फेस के हिसाब से, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेयर है और उसने बहुत ज़्यादा ब्लैक कर लिया तो बहुत अजीब सा लग सकता है, क्योंकि उसके बाल जो आपके जो बालों का टेक्सचर है, आपके जो अल्लाह ने आपको जो कलर दिया है उसी से करीब रखिए। और बालों का टेक्सचर आपको जो भी अल्लाह ने दिया है, वेवी हेयर हैं, कर्ली हैं, किंकी हैं, उसको स्ट्रेट नेचुरल हैं, वे उसको में रहने दें। प्लीज़ मत डॉक्टर साहब, चेंजिए। ये आपने जब कलर की बात की ना, हमारे यहाँ शैम्पू कलर इतने कामयाब नहीं जितने हम जी, ट्यूब वाले जी, कलर बिल्कुल यूज़ सही करते कह हैं। रही हैं आप, तो बिल्कुल क्या सही कह रही हैं। शैम्पू कलर जो हैं वो कम हार्मफुल होते हैं? जी, कम हार्मफुल होते हैं बिकॉज़ उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा एक चीज़ होती है, लोगों को वो ज़रा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अब हेयर कलर ये होता है, आपने हेयर कलर लगा दी, तकरीबन 1 महीने की छुट्टी हो गई आपकी, है ना? उसमें थोड़ा-सा वीकली या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा वो करना पड़ता है। तो उसमें अब 2 फ़ायदे हैं, आपका शैम्पू भी हो रहा है, आपका हेयर कलर भी अच्छा आ रहा है। तो मुझे पर्सनली हेयर कलरिंग शैम्पू ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। हाँ, इसमें ये कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, थोड़ा-सा महँगा भी पड़ता है, लेकिन आपके जो दूसरे हेयर कलर्स हैं वो उसके अंदर आपको लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, कि उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगते हैं। सही। अच्छा, अब मैंने ये भी देखा है कि जो हेयर कलर करने के बाद लोगों को ये होता है कि इचिंग बहुत होती है। अभी आप यस, ज़िक्र भी कर रहे यस, थे इसका। यस। उसकी वजह ये से डैंड्रफ रिएक्शन भी होता है, होती है। बीपीटी एक इंग्रेडिएंट होता है हेयर कलर के अंदर, जो कि आपको एलर्जीज कॉज करता है। आपको पता है, ये लोगों ने अब पता नहीं क्या किया है, लोगों ने इसको मेहंदी में डालना शुरू कर दिया है। तो मेरे पास इतनी दुल्हनों के उनके यहाँ जिन्होंने लगाया मेहंदी, और इतनी रेडनेस, बर्निंग, इचिंग हो गई, क्योंकि ये बीपीटी जो होता है ये एक इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी एलर्जीज कॉज करता है। ये ज़रूरी भी होता है, इसकी क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। सही। तो ये लोगों ने मेहंदियों में भी डालना शुरू कर दिया, ताकि वो कलर बहुत डार्क, देखिए आजकल मेहंदी का कलर इतना और वो डार्क और हाथ के लिए तो ज़बरदस्त अच्छा, आता है। ये हेयर तो कलर डाला होता है उसके जी, अंदर? उसके अंदर डाला होता है ये इंग्रेडिएंट, ताकि वो और तेज़ आए, और आप देखिए कितना रिएक्शन ला सकते हैं। तो देखिए हेयर कलर का ये होता है, देखिए हाथ की स्किन अलग है, सर की स्किन अलग है, तो आपको एक तो पैच टेस्टिंग ज़रूर करें। जो भी यूज़ करें उसको आप पहले थोड़ा सा हेयर कलर लगा के आप देखें, आपको रेडनेस, बर्निंग, इचिंग तो नहीं हो रही है, दाने तो नहीं हो रहे, अगर सर पे फंगस है और तो हेयर अगर कलर हो रहा है तो बिल्कुल फिर यूज़ आपको सूट नहीं बिल्कुल करता। सूट नहीं कर डॉक्टर रहा है। साहब, हिफाजत कैसे करें बालों की? यस, बालों की बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने बालों को, स्पेशली जो लोग बाहर जा रहे हैं, स्पेशली जो लड़के ख़ास तौर पे जो हेलमेट नहीं पहनते हो, प्लीज़ हेलमेट पहने। लड़कियां जो बाहर निकल रही हैं, जो बाहर जा रही हैं, सर पे दुपट्टा ओढ़ लें, किसी तरह से उसको कवर कर लें। पहली तो उसको आपको सेव करना है फ्रॉम सनलाइट एंड अदर थिंग्स। दूसरी आपकी इंग्रेडिएंट्स, आपका खाना पीना। तीसरा, बहुत देर तक बाल वॉश नहीं करने, और गीले बालों में कंघा नहीं करना। ठीक ये है। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि लोग, मैंने देखा है अपना तौलिया लेके करके पता और इवन जंगलियों के शैम्पू भी जो करते कहते हैं हैं, तो वो उसे बिल्कुल आप थोड़ा बहुत सा डिल्यूट करके माइल्ड, पानी के हाँ, अंदर डाइल्यूट फिर करके, और आप जो है बिल्कुल नर बालों में पे। बाल आपके समझिए पेड़ हैं, आपके ये दरख्त हैं, जितना आप प्यार से करेंगे, जितना विगरसली करेंगे, उसकी जड़ निकलने लगती सही। है। और सर थोड़ा एक्नी की बात कर लेते हैं। यस, एक्नी का जब भी एक्नी। जिक्र होता है कील मुहासों का, पता है कौन याद आ रहा होता है मुझे? हमारी यूथ, ओह हमारे यस, यंग ओह बच्चे यस। बच्चियां, आखिर उन्हीं को क्यों एक्नी सबसे ज्यादा निकलती है? क्यों एक्चुअली कील मुहासों की एक्चुअली शिकायत चीज होती है? होती ही यूथ की है, इसको आम जबान में जवानी के दाने भी कहते हैं, अच्छा। ठीक है? लोग हंसते हैं बड़ा इस वर्ड पे, लेकिन दैट इज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज आप जब प्यूबर्टी हो रही होती है, जब ये लड़का या लड़की यंग हो रहे होते हैं, तो मतलब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो फेस पे एक सीबम होता है जो बढ़ने लगता है फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू कुछ 29 की एज तक देखा गया है। इसमें एक बहुत रोल है हमारे लाइफस्टाइल का। आजकल के मैं बच्चे देख रहा हूँ बहुत फास्ट फूड खाते हैं, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जितना मना करो उतना ही पी रहे हैं, तो उतनी एक्नी भी निकल रही है। अच्छा, फिर वो दुनिया जहाँ की चीज़ें लगा रहे होते हैं बगैर डॉक्टर के एडवाइस के। तो पहले तो आपको बता दूं कि एक्नी होती क्या चीज़ है, जी। कि इसको किस तरह से वो करना है। तो बेसिकली एक्नी सबसे पहले फोरहेड, आपके माथे पे स्टार्ट होती है, नोज पे स्टार्ट होती है, चिन पे, अपर चेस्ट और बैक पर। लड़कों के अक्सर पीठ पर होती है, ठीक है? ये सीबम एक्सक्रीशन होता है। अच्छा, हॉट ह्यूमिड, जो आजकल कराची का वेदर स्पेशली चल रहा है ना, हॉट और ह्यूमिड, उसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मैं लोकल दूंगा, पेनॉक्सिल पेरोक्साइड दूंगा, टॉपिकल पहले लगाने की हम देंगे, विटामिन ए डेरिवेटिव देंगे, ऐसी लेक। अगर सही। ना हो, स्पेशली लड़कों में कैप्सूल आइसोट्रेटिनोइन होती है, आपने कहा लड़कों की एक्नी बड़ी खतरनाक होती है, ज़्यादा बुरी होती है। वो तो केयर नहीं करते, वो उनकी मर्जी, लेकिन वो ज़्यादा बुरी होती है, बाद में स्कारिंग हो जाती है। एक्नी स्कार्स के लिए हम PRP यूज़ करते हैं। तो इन एक्नी को याद रखिएगा कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स एक्नी का ही हिस्सा हैं, ठीक है? ये ज़रूर ख्याल रखिए कि एक्नी के अंदर मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है
कि आपका खाने पीने से बहुत रिलेटेड है, स्पेशली आजकल जो बच्चे बर्गर्स और पिज़्ज़ाज एंड ऑल दैट स्टफ होम डिलीवरीज करते हैं, उसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से एक्नी भी हो सकती है। एक और चीज़, हमारे यहाँ बहुत लोग बहुत कॉन्शियस हो गए, बहुत यंग एज में, इतना अफसोस का कहना पड़ता है, लड़कियों ने मेकअप करना शुरू कर दिया है। दैट इज़ वेरी बैड, दैट इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्नी ऑल्सो। आपकी स्किन पे दाने निकल आते हैं, उसका रिएक्शन होता है, वो एक्चुअली एक्नी वल्गैरिस नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन होता है। फिर बिला वजह अपनी स्किन को टच कर रही हैं, मोबाइल पे लगे हुए तो बात करिए जा रहे हैं पूरे वक्त, तो यू नो दैट इज लॉट्स ऑफ अगर एक्नी तो और बढ़ जाती है, जम्स आते हैं। आपको कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं जी। हमारे साथ याहिया साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं याहिया साहब? वालेकुम सलाम भाई, बड़े दिनों बाद मानूर आपसे बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे और थैंक यू समझाते याहिया, हैं, हमेशा इनकी बात बहुत बहुत समझ में शुक्रिया। आती है हमारे। डॉक्टर साहब से मेरे एक दो सवाल हैं। Sure. डॉक्टर साहब, एक तो सवाल मेरा ये है कि मेरी स्किन बड़ी हार्ड है। मैं एक्चुअली बहुत, मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आपकी क्रोकोडाइल स्किन है, तो वो एक गर्मियों में भी ना वो बहुत हार्ड रहती है। अब बोल तो मैं उस पर क्या, मुझे क्या यूज करना चाहिए और मैं किस किस्म का सोप यूज करना चाहिए? दूसरी बात है कि जब हम नहा के निकलते हैं ना, तो अक्सर लोग जो है ना वो अपने जिस्म को सही ड्राई नहीं करते। इससे क्या असरात हो सकते हैं? आपका मॉइस्चर अगर बॉडी में रहे और आप सही तरह उसको ड्राई ना करें, ये एक सवाल मेरा। दो सवालों के जवाब में मुझे इसका दोनों बहुत ही अच्छे सवाल है। मुझे सर अपनी एज बताएंगे आप, आपकी एज कितनी है? अच्छा, ठीक है कॉल ड्रॉप याहिया हो साहब गई। ने जो बातें की हैं, बहुत सारे जी, लोगों को इस तरह के मसाइल होते हैं। अच्छा, पहले तो ये हार्ड स्किन जो है ना, हमें तो पहले चेकआउट करना है कि क्या रीज़न है। ये प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि ऐसी स्किन कह रहे हैं जो कि खुश्क हो गई है, बहुत हार्ड हो गई है, तो उसके लिए इमोलियंट्स हमें यूज़ करने हैं। पहले सबसे बहुत की पॉइंट है कि मुझे ये पूछना था, इनसे कॉल ड्रॉप हो गई, कि यार साहब पानी कितना पीते हैं? पानी इज को बेसिक इंग्रेडिएंट। पानी अगर बोरिंग लगता है तो नींबू पानी आप लीजिए, लस्सी लीजिए, ठीक है ना। आप कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स रखें, हमको हाइड्रेटेड रखें, तो उससे भी स्किन आपकी सॉफ्ट होती है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बड़ी अजीब सी बात की कि क्रोकोडाइल स्किन, तो बहुत यानी कि हार्ड है, तो हमें ये चेक करना होगा, ये को मुझे देखना पड़ेगा मैं तो कि कहती असर नहीं होता है। अच्छी बात है, मौसम का असर ही नहीं होता होगा, सही है। और ये बीवी की बातों का भी असर नहीं होता होगा। खैर, तो क्रोकोडाइल स्किन जो आपने मुझे बताई है, देखिए वो तो मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक LSC होता है जिसपे स्किन हार्ड हो जाती है, उसपे खारिश बहुत होती है प्रॉब्ली, तो वो अगर आप मुझे क्लिनिक पे दिखा दीजिए GTV के तवज्जुह से, तो मैं आपको बिल्कुल देख लूँगा। एक दफ़ा टाइम निकाल लीजिए, तो मुझे देखनी पड़ेगी। तीसरी बात ये कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम जब ड्राई नहीं करते अपनी बॉडी को, देखिए अभी गर्मियाँ हैं, तो अभी हमें अपनी बॉडी को, जब हम नहा के निकले, तो अपनी बॉडी को फुल ड्राई करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी मॉइस्चर रह गया है, वहाँ पे फंगस होने का ख़तरा है, क्योंकि फंगस जो होता है पानी से होता है। सर्दियों में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। सर्दियों में ये कि चूंकि इतनी सर्दी होती है, तो मैं पेशेंट को कहता हूँ कि अपनी स्किन को आप जब नहा के निकलें तो थोड़ा सा गीला रहने दें, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दीजिए। तो ये वेदर की डिफरेंस है। अभी आपको बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना है। जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, एंटी पर्सपिरेंट डिओड्रेंट ज़रूर यूज़ करिए, ठीक है। टैल्कम पाउडर के मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि टैल्कम पाउडर आपकी जो फॉलिकल्स हैं, पोर्स को ब्लॉक कर देता है, तो उससे अच्छे ये होते हैं। तीसरी बात ये कि आप कोशिश ये करिए कि आप बाथरूम में ही कपड़े चेंज करें। अक्सर लोग होता है, जो हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी चीज़ देखी गई है कि गर्म पानी, देखिए आजकल नॉर्मल पानी भी गर्म आ रहा है, ठीक है, स्पेशली कराची में, तो आप बाथरूम में नहा रहे हैं और फिर आपके बाहर AC चल रहा है कमरे में, एकदम से गर्मी से ठंडे में आए, दैट इज़ टेरेबल। फेशियल पैल्सी, जो कि एक चेहरे का लकवा होता है, वो हो सकता है, और फिर बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, उसमें इंजेक्शंस लगते हैं। तो छोटे जो पॉइंट है, एहतियात होते हैं, जो कि आपकी चीज़ें ठीक हो, और अच्छी तरह सुखा लें। सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंगस हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर और भी बातें करनी है आपसे, रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आ गए वापस, और डॉक्टर काशिफ मलिक हमारे साथ हैं। हमने उनसे बात की नेल्स की, हमने उनसे बात की हेयर की, हमने उनसे बात की अपनी स्किन की, लेकिन इन सब के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है ख़ारिश, इचिंग होना। अब वो इचिंग जो है आपकी मुख्तलिफ़ इक़साम की होती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि भाई अगर जनरली अगर किसी को इचिंग हो रही है तो कहीं पे जैसे स्किन पे, तो कहते हैं हो सकता है किसी ने इंसेक्ट बाइट हो गया है या कुछ इस तरह है। आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, आपको पता है खारिश, हम लोग को स्किन स्पेशलिस्ट को खारिश का डॉक्टर भी कहते हैं। क्योंकि हमारे पास इचिंग के साथ पेशेंट आते हैं। इचिंग क्या है? खारिश का डॉक्टर, खारिश के डॉक्टर को दिखा दो। तो आई डोंट माइंड, बिकॉज आई नो इचिंग एक बहुत अजीब सा सिम्टम है, साइन है। अच्छा, अक्सर लोग मेरे पास मिले, जी डॉक्टर, मैंने कहा जी खारिश होती है, जी डॉक्टर साहब जो नॉर्मल खारिश होती है। नो, अगर नॉर्मल खारिश हो रही है उसको फाइन करें,
पहले तो आप फाइंड करें आपका शुगर लेवल्स कैसे हैं, आपको स्केबीज तो नहीं है, आपको फंगस तो नहीं है, आपको एक्जिमा तो नहीं है। तो क्योंकि इन सब में खारिश होती है, पसीने से भी खारिश होती है, तो आपको पहले तो कॉज फाइंड करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक्जिमा और फंगस में बहुत फ़र्क है। एक्जिमा क्या है, जो कि चंबल है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, टेंशन, इन्फेक्शन, अच्छा फूड से भी हो जाता है, स्वेटिंग से होता है, ज्वेलरी, निकल एक ज्वेलरी है जो कि जहाँ फीमेल पहने तो वहाँ पे होता है, रिस्ट वॉचेस से हो सकता है, परफ्यूम से हो बिल्कुल सकता होता है, हेयर डाई से होता है, पीपीटी, टैटू, सीमेंट, इन सब चीज़ों से होता है। एक और चीज़ होती है कि आप कोई किचन में जाते हैं, उनसे भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज़ हमें अवॉइड करना है, ठीक है। ठीक दूसरा है। हमें इम्यूनिटी, जो कि हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाना है, टॉपिक जहाँ पे स्टीरॉइड्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्लोबिटासोल, प्रोपाइनेट, और ये बॉडी के लिए, और ये गर्दन पे भी हो सकता है, सर पे भी हो सकता है, और एंटी एलर्जिक्स, ठीक है। सही। अच्छा, एक्जिमा का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्जिमा जो होता है, चंबल होता है, थोड़ा सा उभरी हुई होगी स्किन, और इसकी कोई मार्किंग्स नहीं होंगी, ठीक है। अक्सर नए शूज़ पहन के हमारे पास बहुत सारी लेडीज़ भी आती हैं जिनको होता है, जबकि ऑन दी अदर हैंड एक फंगल इन्फेक्शन है। देखिए, मैंने इसमें बारिश बनाई हुई है। बारिश क्या है, जब भी कोई ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, बारिश होती है, पानी होती है, तो ये फंगल बढ़ जाता है। इसके अंदर रिंग वर्म का मतलब ही गोल गोल दायरे बने होते हैं, अजीब से रिंग्स की तरह होते हैं। यहाँ पे हम कैप्सूल्स भी देते हैं, क्रीम्स भी लगाते हैं। ये डैंड्रफ जो होता है, फंगस भी एक टाइप है, ठीक है, उसके अंदर भी हमें करना होता है। तो याद रखिएगा कि फंगस और एक्जिमा दोनों के ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। और क्योंकि वो एक चीज मुख्तलिफ कॉमन है कि उसमें दोनों में खारिश होती है, ठीक है। तो फंगस का अलग ट्रीटमेंट है, एक्जिमा का अलग ट्रीटमेंट है। ठीक क्या होता है, लोग एक ही क्रीम लेते हैं, वो फंगस पे भी लगा रहे हैं, एक्जिमा पे भी लगा रहे हैं। अब वो क्या होता है, वो चूंकि स्टीरॉइड होता है, वक्ती पे उसे बिठा दिया। अब आगे जाके अगर वो एक्जिमा है तो चलो उनका तुक्का चल गया, अगर एक्जिमा नहीं है तो फंगल वो और ख़राब हो जाएगा। तो पहले तो आपको तशखीस करनी है कि फंगस है। और जैसा आपने बहुत अच्छा सवाल स्टार्ट किया कि खारिश की वजह क्या है, सबसे पहले तो वजह आप ये देखिए। एक चीज़ होती है कि खारिश हो रही है, कली में बस पेशेंट आई, उसे खारिश कर करके स्ट्रेस में होती हैं, वो उसे खारिश अपने हाथ और पैरों के ना पूरी जगहों के जो कि ओपन एरियाज होते हैं उनमें खुजा खुजा कर उन्हें जख्म बना दिए, ठीक है। सारे ब्लड टेस्ट कराए, पता चला बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन है, कुछ हस्बैंड से प्रॉब्लम है, तो हमें वो सब काउंसिल करना पड़ता है। फिर उनको एंटी एलर्जिक्स दी, उनको काउंसलिंग की, उनको समझाया कि देखिए कुछ लोगों की आदत होती है खारिश करते तो उनकी बॉडी में निशान पड़ जाते हैं, जी। ऐसे ही बैठे बैठे खारिश कर रहे हैं, ऐसी कोई आदत बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पहले तो अपने नाखून छोटे रखें। नाखून जितने आप छोटे रखेंगे, आपका इन्फेक्शन होने का खदशा कम होगा। सही। एक्जिमा और फंगस का फिर से मैं आपको बता दूं कि एक्जिमा उभरा हुआ होगा और उसकी कोई मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, और बॉडी पे अक्सर होता है एक्जिमा, ठीक है। और जो फंगस होता है वो बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, बल्कि हमने नेल फंगस की बात की, नेल में भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फंगस की अलग अलामात हैं, अलग ट्रीटमेंट है, और एक्जिमा का अलग डॉक्टर है। साहब, हम जब देखते हैं कि किसी भी किस्म की खारिश हो रही है, कोई जी, एलर्जी हो रही है, तो जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटी एलर्जी जी, जो है वो ले लेते हैं। बिल्कुल। क्या वही वाहिद हल है, या पहले नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पहले तो हमें फाइंड पता करना है कि कॉज जी क्या है। जी, कॉज क्या है। एक बहुत ही आसानी से मैं आपको बता दूं, जैसे अगर ड्राइनेस की वजह से हो तो सेलेस्टियल लोशन बड़ा अच्छा आ रहा है। बहुत आजकल क्योंकि गर्मी है, कैलामीन लोशन हमें 80-90 रुपए का एक लोशन आता है पिंक कलर का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत सेफ है, ठंडक पहुंचाता है। आजकल मेरे पास चिकन पॉक्स भी बहुत आ रहा है, चिकन पॉक्स में बेइंतहा खारिश होती है। तो देखिए, आपको हमें रीज़न करना है कि किस वजह से हो रही है। जो आम सी सूखी खारिश हो रही है, अच्छा घर में फैली हुई है, तो वो एक्जिमा या फंगस नहीं है, वो क्या है, स्केबीज है। वो एक अलग से पूरे घर यानी का एक से इलाज दूसरे करना को है। चले। जी, एक से दूसरे का। एक्जिमा की अच्छी बात है कि लगता नहीं है, लेकिन यस, फंगस लग सकता है। तब फंगस हम ठीक है। कहते हैं कि चादर तकिया धूप में डालें, बाल्टी में पानी डालें, फिटकरी डाला करें, फिर नए तौलिया सबकी अलग होगी। अच्छा, धूप का बड़ा रोल है। अक्सर घरों में, स्पेशली मैंने कराची में देखा, धूप नहीं आती है, तो वो जो नमी होती है उसकी वजह से फंगस फैल रहा है। अब वो अब्बू से वाइफ को लगा, वाइफ से बच्चों को तो इन लगा, चीज़ों का ख्याल तो करें कि वो इन नमी जो चीज़ों का है बड़ा उसको। नमी। देखिए, सनलाइट की अपनी अफादियत है घर में, स्पेशली आपके घरों के अंदर सुबह 10 से लेकर 3 बजे की जो तेज़ धूप होती है, वो ज़रूर अपनी खिड़कियां खोले। पूरी वक्त एसी में बंद और बंद किसी नहीं, भी फंगस किस्म की से होता है। एलर्जी होगी तो आपको इससे बहुत बेहतर फर्क हो पड़ेगा। जाएगा। बहुत जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के मोस्ट प्रोग्राम में वेलकम। आप आए और इतनी डिटेल में आपने मोस्ट हमें अपनी वेलकम। केयर करने के बारे में बताया कि किस तरह हम अपना ख्याल रख सकते मोस्ट हैं। वेलकम। और यहाँ आपको कहेंगे अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।